गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दो तरीके से हम चलेंगे। एक जो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं जो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रही हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हैं, और जो मैं आपको बोल के बताऊंगा वो हम एक समझ बढ़ाने के लिए उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसको। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो थे एडम स्मिथ। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़नी है उसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचना। एक ये है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स काम करती है। अब मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचा कैसा जाए, कैसे पहुंच सकते हैं हम? ये पहुंच सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की सहायता से। अगर हम रिसोर्सेज को पूरे बेस्ट तरीके से यूज कर लें तो कम से कम संसाधनों से अधिक जो है आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स कोई भी, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के साथ दो प्रॉब्लम और कह लो दो समस्याएं जो हैं वो खड़ी होती हैं। सबसे पहली स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होता है। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको। आप मान लो कि आप ना सबसे अमीर आदमी हो, क्या आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं वो है असीमित और जो रिसोर्सेज हैं वो है सीमित, वो लिमिटेड हैं। आपकी इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, इस वजह से वो कभी नहीं पूरी हो सकती। इसको इकोनॉमिक्स की नज़र में समझे तो कैसे समझ सकते हैं? हम इसको बोलेंगे कि भाई डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी सप्लाई से, इच्छाएं ज़्यादा रहेंगी ना रिसोर्सेज से। इस वजह से हम इनको कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी सप्लाई से, उसी को स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो दूसरी समस्या है अल्टरनेटिव यूज़, जैसे आप लोहा लगा लो, एक साधन है, रिसोर्स है लोहा, उसके कितने यूज़ हैं, है ना? एक सरिये के रूप में, आयरन रोड के रूप में यूज़ है उसका, रेलवे ट्रैक के रूप में कितना यूज़ हो रहा है उसको। भाई बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या। ये दो समस्याएं जो हैं रिसोर्सेज से आती हैं। अब इकोनॉमिक्स को हम अगर समझे, जो हमें एग्जाम के तरीके से निकला है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। इट इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। सबसे पहली बात है कि रैशनल मैनेजमेंट है क्या? भाई मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकालना ही तो रैशनल मैनेजमेंट है, वही तो समझ का काम है, जिसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज बोल रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल रहे हैं। हम किस तरीके से उनको यूज करेंगे वही रैशनल मैनेजमेंट है। देखो, इट इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट आवर सोशल इकोनॉमी वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। इस तरीके से रिसोर्सेज जो साधन सीमित है उनका इस तरीके से यूज करना ताकि सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा उसके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जो है हम प्राप्त कर सके, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? इसी के बेसिस पे हमारी बुक्स के नेम है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मेरा एक परिवार है, मैं परिवार का एक मेंबर हूं। जो मेरा परिवार है वो है मैक्रो, वो है बड़ा, और उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं, वो है माइक्रो। जब मैं मैक्रो लेवल के किसी छोटे हिस्से की स्टडी करूंगा तो वो होगा माइक्रो लेवल। जैसे इसको दूसरे तरीके से समझे, जैसे मैं अपने घर के अंदर एक माइक्रो हूं और मेरा घर पूरी तरीके से मैक्रो है। अगर मैं गांव की बात करूं तो मेरा घर माइक्रो के अंदर आ गया और मेरा पूरा गांव आ गया मैक्रो के अंदर। एक मैक्रो लेवल की चीज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं स्टेट में एक गांव की बात करूं तो जो गांव है वो माइक्रो, क्योंकि गांव अब एक स्टेट का हिस्सा हो गया, एक छोटा सा अंग हो गया, तो वो माइक्रो बन गया, और जो पूरी स्टेट है वो मैक्रो बन गई। इसी तरीके से मैं अगर एक कंट्री की बात करूं तो वो जो स्टेट है वो पूरी कंट्री का एक हिस्सा है, इसलिए वो माइक्रो बन गई,
और पूरी कंट्री जो है वो एक मैक्रो बन गई। इसी तरीके से हम विश्व की बात कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो एक कंट्री से संबंधित होती है, इसलिए जो एक देश की स्टडी करेंगे, जब हम पूरे देश की स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, तब तो वो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और एक इंडिविजुअल की, एक ग्राहक की, एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की, एक फर्म की जब हम बात करेंगे तो वो चली जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए समझते हैं कि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज है। इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर समस्याओं को का जो है स्टडी करते हैं तब वो आती है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे स्टडी ऑफ कंज्यूमर, स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर और एक किसी फर्म की स्टडी करना, वो चला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है। इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट लार्ज लेवल। लार्ज लेवल का मतलब क्या, जैसे स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चली जाएंगी। अब कुछ टर्म है जो उनको देख लेते हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे स्कैरसिटी का मतलब हमने पहले देख ही लिया था कि जब डिमांड जो है ग्रेटर होगी सप्लाई से एट जीरो प्राइस लेवल, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। इकोनॉमी क्या है, एक देश के लोग किस तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं, उसको एक देश की जो है इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी लोग वहाँ की इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, वो उन सब का टोटल, वो जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, जो जीवन को चलाने के लिए जो कर रहे हैं, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है। हमने जैसे पहले पीछे पढ़ा कि ये स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है एक पूरे लार्ज लेवल पे। और इसको बोलते हैं इट डिटरमाइंस प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, हम जितने भी डायग्राम आएंगे हमारे वो इस तरीके से होंगे कि इसकी यहां पे आएगा प्राइस और यहां पे हमेशा आउटपुट होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी हम समस्याएं जो है देखेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहां इनकम होगी मैक्सिमम जगह और यहां आउटपुट होगा। इस वजह से लिखा गया है कि इसके अंदर जो चीज आएगी वो प्राइस और आउटपुट पॉलिसी बोलते हैं इसको इनकम और आउटपुट पॉलिसी के हिसाब से देखते हैं। इसी वजह से इसको थ्योरी ऑफ प्राइस बोला जाता है, इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और सेम इसी तरीके से जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि माइक्रो जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब हम देखते हैं जो इसके कंपोनेंट हैं वो किस किस तरीके से हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तीन चीजें हैं, इसके कंपोनेंट हैं जो वो तीन हैं। एक तो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। देखो कंज्यूमर डिमांड ही करता है ना किसी चीज की। अगर हम ग्राहक हैं, अगर हम किसी चीज के ग्राहक हैं तो हम डिमांड ही करेंगे, तो इसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, इसको थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा भाई, वो तो सप्लाई करेगा चीजों की। जो बनाने वाला है, उत्पादन करने वाला है, वो तो सप्लाई करेगा ना चीजों की, इसको थ्योरी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तीसरा थ्योरी ऑफ प्राइस, जब थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई जहां आपस में मिल जाएंगे, इनको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, जहां ये मिले ये वहां प्राइस सेट हो जाएगा। देखिए मैं एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये है डिमांड, इसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। भाई जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम में से खर्च करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इनकम का पार्ट वो सोच समझ कर खर्च करेगा, क्या चीज उसको खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है, किस रेट पे खरीदनी है, इसको थ्योरी ऑफ डिमांड। और वो अपने इनकम का पोर्शन क्योंकि सोच समझ कर खर्च करेगा और ऐसी जगह पे खर्च करेगा जहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले।
तो वो डिमांड आगे हम चैप्टर में जब समझेंगे, इसको देखेंगे डिमांड कर्व का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन क्यों पाया जाता है, वो आगे समझेंगे। और सप्लाई का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ये सप्लाई है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो डिमांड है ये ग्राहक के, और जो ये सप्लाई कर्व है ये बनती है जो उत्पादक जो चीज़ों को बना रहा है, जिसको सप्लाई करनी है मार्केट में, उसके परस्पेक्टिव से। जहां डिमांड और सप्लाई मिल जाएगी वहीं रेट जो है, उसकी वैल्यू जो है वही निर्धारित हो जाएगी, वही प्राइस बन जाएगा इसका। तो तीनों चीजें आ गई इसमें, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, और एक प्राइस। जहां डिमांड और सप्लाई खुल के आपस में मिलेगी वो जो है रेट लग जाएगा। प्रोड्यूसर, जैसे कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ये दो चीजें चलेंगी। अब हम समझते हैं जो कंपोनेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके अंदर भी तीन चीजें गई हैं। सबसे पहले थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। जैसे हमने माइक्रो और मैक्रो के अंदर फर्क समझा ना पहले ही। जैसे हम पूरे देश की जो, ये तो एक कंज्यूमर की डिमांड की बात होगी, एक फर्म की डिमांड की बात होगी। जब हम पूरी देश की डिमांड की बात करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड हो गई। जब पूरी देश की सप्लाई की बात करेंगे तो वो एग्रीगेट सप्लाई होगी। सबसे पहली थ्योरी है कि थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो गई। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी की ये स्टडी करते हैं, एक थ्योरी ये हो गई। दूसरा है डिसइक्विलिब्रियम, जब इसके बीच में ये आपस में मिले ना तो या तो ये ऊपर होगी या ये नीचे होगी, भाई दोनों का फर्क पड़ता है। जब ये नीचे होगी इसका मतलब है, देखो ये आउटपुट है ना, नीचे आउटपुट लेते हैं हम हमेशा, कि देखो डिमांड जो है वो तो है ज्यादा, और जो सप्लाई है एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। तो जो डिमांड है वो है हमेशा ज्यादा। अगर नीचे की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। आप खुद हिसाब लगाओ, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो गई, मांग है, लोग खरीदना चाहते हैं उसको, और उसकी सप्लाई है कम, तो उसका रेट कम होगा या ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो किसी साल किसान के पास आलू जो है बहुत कम हुआ, तो उसका रेट ज्यादा लगेगा ना, तो महंगा बिकेगा। ठीक इसी तरीके से जब सप्लाई कम होगी, सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा, तो महंगाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन की समस्या आ जाएगी। और इसके अपोजिट जाएं अगर हम, तो डिमांड है कम सप्लाई है ज्यादा, तो डिफ्लेशन आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। अगर किसी चीज की डिमांड कम है, सबने, सारे देश के किसानों ने उस साल आलू लगा लिया, आलू लगाया, जिससे आलू की सप्लाई बहुत होगी, तो मंडी में रेट कम आ जाएगा, तो उससे आ गई मंदी, डिफ्लेशन। तो इसी को दूसरी थी, जब डिसइक्विलिब्रियम हो गया इकोनॉमी के अंदर, या तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हुई एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा हुई एग्रीगेट डिमांड से, तो दो केस बन सकते हैं। तो इन्फ्लेशन आ सकती है कंट्री में, या डिफ्लेशन आ सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए तीसरी थ्योरी है, इसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ, इसको करेक्ट करना, डिसइक्विलिब्रियम जो बना है इसको करेक्ट करना। किस तरीके से हो सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी होगी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी होगी, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट होगी, इन सब चीजों के तरीके से, इनके तरीके से, इनकी हेल्प से वो सब चीजें इनको ठीक किया जा सकता है, ताकि एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए। वो आगे हम एक बार इनको स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनकी बात करते हैं। जैसे कंज्यूमर है, जब भी जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में देखा हमने कि जो कंज्यूमर होगा उसका जो अपनी इनकम को वो खर्च करेगा, वो वहां खर्च करेगा जहां उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है मिले। और इसी तरीके से जो गुड्स को जो बनाता है प्रोड्यूसर है उसका, वो वहां बेचना पसंद करेगा जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। और सोसाइटी, समाज, गवर्नमेंट उस तरीके से काम करेगी कि समाज का वेलफेयर हो, भला हो, उस तरीके से काम करेगी। ये तीन चीजें इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं याद रख के हम इकोनॉमिक्स जो है शुरू करनी चाहिए। जब भी हम कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे तो हमें सोचना है कि हमें सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी। जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे ना, डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड करेंगे, तब हमें कंज्यूमर बन के सोचना है। जब हम सप्लाई के बारे में जाएंगे तब हमने प्रोड्यूसर बन के सोचना है।
जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी में आएंगे या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आएंगे तब हमने वेलफेयर की बात सोचनी है। जब हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आएंगे तब हमने प्रोड्यूसर बन जाना है, प्राइवेट है सब चीज़, तब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तब हमने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। जब मिक्स इकोनॉमी है वहाँ दोनों चलते हैं, प्रॉफिट भी चलता है, कुछ कुछ वेलफेयर भी चलता है, जैसे इंडिया है। चलो इनको खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। हम कंसेप्ट करते हैं अपना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जिस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा सके, जिस जो बेस्ड है फैक्ट और फिगर पे। जैसे मैं कहूँ चाइना पॉपुलेशन में सबसे एक नंबर आगे है, हाँ बिल्कुल है, हमारे पास फैक्ट और फिगर हो गए उसके। और जिसको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं कोई बात आ सकती, जो सच है तो जिसके सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं कहूँ भाई इंडिया जो है वो 10वें नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, तो झूठ है ना स्टेटमेंट, तो इसका पता लगाया जा सकता है ना। मैं कहूँ मेरे गांव के अंदर 5000 वोट हैं, हालांकि मेरे गांव के अंदर 800 से 900 वोट हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे गांव के अंदर 5000 वोट है तो इसको फैक्ट और फिगर से पता लगाया जा सकता है। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जिसको पता नहीं लगाया जा सकता वो होती है नॉर्मेटिव, जो एक ओपिनियन होता है। जैसे आपको इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा, जैसे बोलते हैं जी केजरीवाल जो है बिजली फ्री दे रहा है, लाइट फ्री दे रहा है, देश के लोगों को बिगाड़ रहा है, ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। ये एक डिबेट का विषय है। कुछ लोग कहेंगे ये सही है चीज़, कुछ कहेंगे ये गलत है। तो जिसका जो एक ओपिनियन है, जिसको फैक्ट और फिगर से सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। जैसे कोई बोलता है जी जो पिछड़े वर्ग या जो गरीब लोग हैं उनको गेहूं जीरी जो ये देते हैं सरकार सस्ती देती है, ये सही नहीं है, वो काम नहीं करते। कोई कहेगा जी ये सही है, वो गुजारा खाने पीने का सोच के वो आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे, है ना। तो एक डिबेटेबल एक कंट्रोवर्शियल विषय है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। जैसे किसानों का एमएसपी का मुद्दा हो गया, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। अब हम इसको समझते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। दिस इकोनॉमी डील विद व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज व्हाट इज व्हाट विल बी, क्या था क्या है और क्या होगा। जैसे देश की जनसंख्या क्या थी, क्या है और क्या होगी, इसका पता लगाया जा सकता है। दिस इकोनॉमी डील विद रियलिटी एंड दिस स्टेटमेंट बी वेरीफाइड, स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं और ये रियलिटी से डील करती है। इसके फीचर क्या हैं? दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वही वट वाज ये चीज आ गई। दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर, ये फैक्ट एंड फिगर पे बेस होती हैं और ये वेरीफाई की जा सकती हैं। मतलब वेरीफाई का मतलब है क्या सच है झूठ है, इनका पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या चीज है। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, दिस इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट शुड, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए। दिस इकोनॉमी डील विद जजमेंट, ओपिनियन और सजेशन, हम सुझाव दे रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं। और दिस स्टेटमेंट कांट बी वेरीफाइड, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। देखिए इसकी फीचर क्या है। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स, एक वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करती हैं। और ये स्टेटमेंट कैसी होती है, कंट्रोवर्सीज और डिबेट, इन पे डिबेट हो सकती है क्या सही है क्या गलत है। जैसे एमएसपी का मुद्दा हो गया, या फिर गरीबों को अनाज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इनकी आरक्षण मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगी। और दूसरा क्या हो गया, ये ओपिनियन को इंडिकेट करती हैं। और फोर्थ क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट कांट बी वेरीफाइड, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो है डिफरेंस क्या है। दिस इकोनॉमी डील विद व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। दिस इकोनॉमी डील विद व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए इसकी बात करता है, क्या था क्या है और क्या होगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमी बात करती है। दिस इकोनॉमी डील विद रियलिटी, ये रियलिटी से बात डील करती है। ये किससे डील करती है, जजमेंट से। दिस स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट का पता लगाया जा सकता है, ट्रू है फॉल्स है, सच है झूठ है। इसको नहीं पता लगाया जा सकता है सच है झूठ है, क्योंकि एक डिबेटेबल विषय बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम
भी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया के अंदर जो है इक्वल नहीं है। सही बात है भाई, किसी को 5,000 सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है। अगर मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल, सबको बराबर मिलना चाहिए, ये तो मेरा एक सुझाव है, मेरा एक विचार है ना। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। और दूसरा एग्जांपल ले लो, समबडी सेज, अगर कोई कहे कि जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो चाइना से ज़्यादा है, तो इसके सब्स्टिट्यूट का पता लगाया जा सकता है ना डाटा से, फैक्ट और फिगर से, तो ये आ गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर कोई कहे कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो बंद कर देनी चाहिए, देनी नहीं चाहिए, वो तो सरकार के ऊपर एक बर्डन है, तो ये फिर डिबेट का विषय हो जाएगा एक। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट क्या है, वही जो पीछे हमने पढ़े हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। जो भी कोई कंज्यूमर होगा वो भाई अपनी सैलरी जो इनकम है उसको सोच समझ के खर्च करेगा और क्या देखेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, इसको इसके अंदर क्या चीज आएगा, कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करेगा और वही माल बेचेगा जहां उसको ज्यादा से ज्यादा रेट मिलेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो उसको थ्योरी ऑफ प्राइस और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर के आगे अंदर आ गई वो चीज। थ्योरी ऑफ प्राइस के अंदर जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मिलके अपना रेट मार्केट, फ्री मार्केट के अंदर अपना रेट लगाए, उसको थ्योरी ऑफ प्राइस बोल देते हैं। इस तरीके से कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये सब चैप्टर आगे आएंगे, हम समझेंगे इनको क्या है। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें हमारे पास आगे आएंगी, इनको आगे देखेंगे। जैसे मैंने पीछे बात की कि जो इकोनॉमी होती है वो 3 तरीके की होती है। कोई कोई देश जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे चलता है, कोई कोई देश कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे चलता है, कोई कोई मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है। अब इनका मतलब हम पहले समझते हैं। जब भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो सब चीजें प्राइवेट होंगी। जब सब चीजें प्राइवेट होगी मतलब जो उत्पादन है, जो उत्पादक है, जो किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी प्रोड्यूसर करेंगे। जब वो प्रोड्यूसर करेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे, वो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर सब चीजें, जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटी किसी कंट्री के अंदर होती हैं वो प्राइवेट तरीके से होती हैं। जैसे रेलवे होगी उस देश की, वो भी प्राइवेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले होंगे वो भी प्राइवेट बंदे होंगे, सब प्राइवेट तरीके से काम करेगी। तो उनका प्राइवेट लोगों का मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो भी सब काम होंगे वो गवर्नमेंट के अधीन होंगे, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट का कभी भी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो समाज का कल्याण करना होता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर की तरफ ये ध्यान देती है ना। तो और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अब तो चलो फिर भी कुछ कुछ चीजें प्राइवेट होगी, लेकिन 2 एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हम अब चलो, और एक रेलवे, इन पे जो कंट्रोल है। और बहुत सब चीजें हैं जैसे कोर्ट कचहरीज होगी, चलो वो तो सब जुडिशरी सिस्टम के अंदर आ गया। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे रेलवे के जितने भी अंडरपास बने हैं वो सब गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाए तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो सब चीजें। तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आ गई चीजें, जिसमें मतलब दोनों का एक तरीके से भागीदारी होगी। कुछ कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट चीजें भी हैं। जैसे जो सड़कें, कोई सड़कों की जिम्मेवारी, सड़क बनाने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है ना। और कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट कर रही है, कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर भी हैं, गवर्नमेंट, तो मिक्स मतलब चल रही है काम, तो वो उसको बोलते हैं एक मिक्स्ड इकोनॉमी। और जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इसको हम मार्केट या फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी और फ्री ट्री नहीं है, फ्री है। फ्री इकोनॉमी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई आपस में जो मिलेंगी, मिलके जो रेट लगेगा वही प्राइस होगा। जैसे इस डायग्राम में हमने समझा, ये एग्रीगेट डिमांड लगा लो, इसको एग्रीगेट सप्लाई लगा लो, जहां मिलेंगी वहां जो है इसको रेट मिलेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात देखो आप, जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं क्या वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार के पास दबाव है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चीज का रेट लगना चाहिए। अगर सरकार ने इंटरफेयर कर दिया
सरकार ने एमएसपी दे दी तो डिमांड और सप्लाई के बेस पे रेट नहीं लगेगा, तो सरकार सब्सिडी दे रही है, एमएसपी दे रही है उस पर। तो इस वजह से गवर्नमेंट के पास डब्ल्यूटीओ का प्रेशर है, इस वजह से वो एमएसपी नहीं दे रहे। चलो खैर वो अलग विषय हो गया। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर कुछ भी रेट लगेगा वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे लगेगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जहां समाज कल्याण की बात होगी तो वहां वेलफेयर की बात होगी, वहां डिमांड और सप्लाई के बेस पे रेट नहीं लगेगा, वहां पे एमएसपी दी जाएगी, वहां पे सब्सिडी दी जाएगी, है ना। तो वो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के तहत होगा। जहां मिक्स्ड इकोनॉमी होगी वहां अलग अलग सेक्टर होंगे। जैसे रेलवे का रेट जो है वो गवर्नमेंट तय कर रही है, प्राइवेट और सरकारी बसें हैं जैसे, है ना, सरकारी बसें गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हैं और प्राइवेट बसें तो वो प्राइवेट लोग जितना मर्जी टिकट करो उनका, वो उनकी मर्जी है। जो गवर्नमेंट के रेट हैं वो गवर्नमेंट के रेट हैं। वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आ गया। अब देखो इसका कंट्रोल, ये तो क्लियर हो ही गया कि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सभी के सभी प्रोडक्शन के फैक्टर और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होंगी वो कंट्रोल करी जाएंगी, वो प्राइवेट लोगों के द्वारा की जाएंगी, हर तरीके की एक्टिविटी। और इसके अंदर कंट्रोल किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें, जैसे इंडिया के अंदर दोनों प्राइवेट बसें भी चल रही है, गवर्नमेंट भी है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। सब चीजों के अंदर दोनों तरीके से वो मिलके कंट्रोल करेंगे। कुछ चीजों पे उनको होगा, कुछ चीजों पे इनको होगा। मोटिव क्या है इसका? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मोटिव होता है भाई। इसके अंदर सोशल वेलफेयर होता है, इसके अंदर दोनों होगा। जहां गवर्नमेंट होगी सोशल वेलफेयर, जहां प्राइवेट होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डिसीजन टेकर कौन होता है? डिमांड और सप्लाई, जैसे हमने बात की है। इसमें डिसीजन टेकर कौन होता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और इसमें दोनों। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूएस से यू की एक्स्ट्रा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी चाइना होगी, क्यूबा होगी, और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान हो गई। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको देखते हैं हम, उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म है। एक तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स होता है और एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जा रही है लोगों के द्वारा, वो क्या है, वो बताती है उसका नेचर कैसा है। जैसे अब गांव के अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, किस पे डिपेंड है? खेती पे। तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई। अगर वो नेचर बता दिया ना कि नेचर क्या है, एग्रीकल्चर नेचर है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, वो नेचर बता दिया उसने। अगर सपोज करो किसी गांव के अंदर सब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी के गांव के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वहां के लोग जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं उसको बताती है, वो उसका क्या नेचर है, एग्रीकल्चर नेचर है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक्टिविटी की नेचर को जो है दर्शाती है। इस तरीके से लेवल बताती है। लेवल का मतलब क्या होगा? अगर किसी गांव के अंदर सपोज करो फार्मर जो है वो रिच है, तो मतलब है वो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो उसका लेवल क्या है प्रोडक्शन का? क्या हाई लेवल है, क्या लो लेवल है ना। वो लेवल को भी बताती है। वो भी कौन बताएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो वहां के लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई कोई देश जो है वो कृषि पे डिपेंड है, कोई कोई ट्रेड पे डिपेंड है। जैसे सिंगापुर जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड है ना। तो वो एक्टिविटी को दर्शाती है ना, तो वो चीजें। जैसे भारत एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कृषि प्रधान देश बोलते हैं उसको, है ना। जो ऑस्ट्रेलिया है वो पैकेजिंग पे डिपेंड है ना, वो पैकेजिंग करती है। इस तरीके से सब चीजें हैं। किसी देश में कोई चीजें चलती हैं, किसी देश में कोई चीजें चलती हैं, वो उनकी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म करती है वो उसको दर्शाती है। जी, थैंक यू।